नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं अर्थात वनडे एग्ज़ाम के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को करने का काम करते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करते हुए। आजकल जो एग्ज़ाम में साथियों जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर को करने का काम करते हैं। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो भी एग्ज़ाम कराता है, साथ ही साथ यूपी लेखपाल भी इसी में है, यूपी वीडियो भी है इसी के अंतर्गत, और लोअर पीसीएस एंड आईएएस लेवल के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं साथियों, उन सब की क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे अपनी इस क्लास में करने का काम करते हैं। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं साथियों। जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है उसका पूरा एक्सप्लेन निचोड़ हम लोग पढ़ते हैं कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी अगर पूछ ले तो उसे भी हम कर सकें। ठीक साथियों। साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे कराए जाते हैं, जो कि आजकल 3 से 4 क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी करंट अफेयर के किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने का नया ट्रेंड चल पड़ा है। ठीक साथियों। तो साथियों, आइए हम लोग अपने करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, आप लोगों से मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग अपनी प्रॉपर नोटबुक एक तैयार किया करिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिले। सारी चीज़ें आप लोग नोट किया करिए तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक साथियों। आज की साथियों अगर सबसे पहली जानकारी की बात करें, पहली जानकारी है साथियों, आज का हम लोगों का पहला करंट अफेयर है संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद। आज का पहला करंट अफेयर है साथियों हम लोगों का, संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और संचार राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे संचार राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे श्री संजय धोत्रे साथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल कौन सा साथियों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया है। साथियों, संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और संचार राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंट अवार्ड प्रदान किया। कौन सा अवार्ड साथियों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंट अवार्ड प्रदान करने का काम किया गया। साथियों, इस पुरस्कार के अंतर्गत अगर बात करें तो 50,000 रुपये और 30,000 रुपये के नगद पुरस्कार शामिल हैं। ये जो साथियों पुरस्कार दिया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंट पुरस्कार, इसके अंतर्गत साथियों 50,000 रुपये और 30,000 रुपये, 50,000 रुपये और साथियों
30,000 रुपये की नगद राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। नगद राशि प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंट अवार्ड के अंतर्गत साथियों 50,000 रुपये और 30,000 रुपये की नकद राशि प्रदान की जाती है। साथियों इन पुरस्कार में 50,000 रुपये और 30,000 रुपये के नकद पुरस्कार शामिल हैं। इन विजेताओं को नई दिल्ली स्थित CGO कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक निकेतन में 18 दिसंबर 2020 को आयोजित समारोह में पुरस्कार दिए गए। यह पुरस्कार साथियों कहाँ पे दिया गया? दिल्ली में स्थित यह पुरस्कार साथियों दिल्ली स्थित CGO कॉम्प्लेक्स के CGO स्थित कॉम्प्लेक्स के साथियों इलेक्ट्रॉनिक निकेतन में 18 दिसंबर 2020 को दिया गया साथियों। 18 दिसंबर 2020 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो इस अवसर पर डिजिटल संचार आयोग AS के सदस्य और दूरसंचार विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। साथियों टेलीकॉम स्किल इकोसिस्टम को प्रेरित करने के लिए दूरसंचार विभाग ने 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंट पुरस्कार की शुरुआत की। इस पुरस्कार की शुरुआत अगर बात करें साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंट अवार्ड के, अगर इस अवार्ड की साथियों शुरुआत की बात करें तो इस अवार्ड की शुरुआत 2017 में की गई। कब किया गया? 2017 में किया गया। ठीक साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंट अवार्ड की शुरुआत साथियों 2017 में किया गया। और इसका उद्देश्य बात करें साथियों तो इसका उद्देश्य क्या है? स्किलिंग टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम एप्लीकेशंस के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए सफल दूरसंचार कुशल लोगों को पुरस्कृत करना इसका उद्देश्य है। जो भी लोग साथियों स्किलिंग के लिए, टेलीकॉम स्किलिंग के लिए, टेलीकॉम सर्विसेज के लिए, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के लिए या तो टेलीकॉम एप्लीकेशंस के लिए महत्वपूर्ण अपना योगदान देंगे, अपना महत्वपूर्ण योगदान इन क्षेत्रों में देंगे साथियों, तो उन्हीं लोगों को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने का काम किया जाएगा। साथियों अगर बात करें तो इसके योगदान के माध्यम से साथियों कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों के लिए दूरसंचार आधारित क्षेत्रीय समाधान प्रदान करना है। इस पुरस्कार का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया। यह पुरस्कार साथियों उन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जन्म शताब्दी है उसके अवसर पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। इसके लिए पहली बार साथियों 2018 में नामांकन आमंत्रित किए गए थे। इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 8 सितंबर 2020 को दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया। इसके लिए साथियों नामांकन के आमंत्रण की पहली बार बात करें तो इस पुरस्कार के पहली बार नामांकन साथियों 2018 में इसके लिए लिया गया था। कब लिया गया था? 2018 में। और साथियों अगर बात करें तो इसके ऐलान मतलब यह पुरस्कार देने का जो ऐलान किया गया, यह पुरस्कार देने का ऐलान साथियों कब किया गया? 8 सितंबर 2020 को दूरसंचार विभाग द्वारा यह ऐलान किया गया था। कब? 8 सितंबर 2020 को दूरसंचार विभाग द्वारा इसका ऐलान किया गया। किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग द्वारा इसका क्या किया गया साथियों? ऐलान
किया गया। और इसके अंतर्गत अगर जानकारी की बात करें साथियों, तो बेंगलुरु के श्रीनिवास कर्मण को ब्रॉन्ड सी मोबाइल के तहत एक लागत प्रभावी अनुकूलित तकनीकी समाधान विकसित करने में उनके योगदान हेतु प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया साथियों। अगर बात करें साथियों, तो ये जो 18 दिसंबर 2020 को पुरस्कार दिया गया, तो इसमें साथियों ये जो 50,000 रुपये की प्रथम राशि है साथियों, यह किसे दिया गया? तो यह राशि साथियों बेंगलुरु के श्रीनिवास कर्मण को ब्रॉन्ड सी मोबाइल के तहत एक लागत प्रभावी अनुकूल तकनीकी समाधान में करने के उनके योगदान है तो प्रथम पुरस्कार साथियों दिया गया। कौन सी ब्रांड साथियों? ब्रॉन्ड सी मोबाइल के तहत साथियों इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया। और अगर बात करें साथियों, तो इसका उपयोग गहरे समुद्र में संचार के लिए, केरल तट पर काम करने के लिए, मछुआरों को संचार की सुविधा प्रदान करने और मौसम संबंधी चेतावनी जारी करने के लिए किया जाता है। ये जो साथियों ब्रॉन्ड सी है, इसका उपयोग अगर बात करें तो गहरे समुद्र में संचार के लिए भी किया जाएगा, केरल तट पर काम करने वालों के लिए भी, मछुआरों को संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए, मौसम संबंधी चेतावनी जारी करने के लिए किया जाएगा। साथियों यह सेवा GSM कवरेज क्षेत्र से बाहर होने की स्थिति में मछुआरों को वॉइस कॉल, ग्रुप कॉल, SMS, लोकेशन सर्विस और आपातकालीन सेवाओं के लिए सक्षम बनाती है। अगर साथियों GSM कवरेज क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे आप, तो इसमें वॉइस कॉल भी कर सकेंगे, ग्रुप कॉल भी कर सकेंगे, SMS कर सकेंगे, लोकेशन साथियों सर्विसेज और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी यह सक्षम बनाती है। यह सेवा केरल तट के साथ तिरुवनंतपुरम से कॉलीकट तक लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। वहीं इस क्षेत्र से संबंधित उपकरण को लगभग 900 मोटर नौकाओं में लगाया जाएगा। कितने? 900 मोटर नौकाओं में लगाया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार की बात करें साथियों, तो इसका द्वितीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो नई दिल्ली के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है सुब्रत कर। नई दिल्ली के प्रोफेसर हैं साथियों, नई दिल्ली के प्रोफेसर सुब्रत कर को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। सुब्रत कर को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। द्वितीय पुरस्कार के लिए साथियों क्या किया गया? द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। उनका चयन ट्रेन पशु टकराव को रोकने के लिए, उनका चयन साथियों ये जो सुब्रत प्रोफेसर नई दिल्ली के प्रोफेसर हैं साथियों सुब्रत कर, जिन्हें द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। कौन से? पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड के द्वितीय पुरस्कार के लिए, जिनकी राशि 30,000 रुपये दी गई साथियों। इनका साथियों चयन किस लिए किया गया? ट्रेन पशु टकराव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सेंसर नेटवर्क और उपकरण को विकास और उनकी तैनाती के अभिनव समाधान के लिए किया गया। यह पशुओं के प्राकृतिक गति व्यवहार में हस्तक्षेप किए बिना काम करता है। इससे वन्य जीव संरक्षण में मदद मिलेगी। इनका जो उपकरण है साथियों वो क्या करेगा? ट्रेनों से जो पशु टकराया करते थे उसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर एक सेंसर नेटवर्क और उपकरण के विकास और उनकी तैनाती में अभिनव समाधान के लिए किया गया है साथियों। यह प्राकृतिक गति व्यवहार में हस्तक्षेप किए बिना काम करता है। इससे वन्यजीव संरक्षण में मदद मिलेगी। इनके उपकरण से क्या मिलेगी साथियों? वन्यजीव संरक्षण में मदद भी मिलेगी। प्रारंभिक चयन के तहत इस प्रणाली को उत्तराखंड के राराजी राष्ट्रीय पार्क में स्थापित किया गया साथियों। इनका साथियों जो प्रारंभिक चरण के तहत इस प्रणाली को उत्तराखंड के राराजी राष्ट्रीय पार्क में स्थापित किया गया, जिससे ट्रेन हाथी टकराव की वजह से हाथियों की मौतों को रोका जा सके। जिससे साथियों ट्रेन हाथी टकराव की वजह से हाथियों की मौतों को
रोका जा सके। केंद्रीय मंत्रियों ने मछुआरों के फायदे और वन्य संरक्षण के लिए अपने अभिनव विचारों के माध्यम से दूरसंचार प्रौद्योगिकी को लाभ प्रदान करने के लिए दोनों पुरस्कार विजेताओं के प्रयासों की क्या किया, सराहना भी करने का काम किया। इसके अलावा बात करें साथियों तो हाल ही में वर्ष 2019 में पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया था। इसकी अंतिम तिथि 23 फरवरी 2021 है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी साथियों इसकी वेबसाइट पे उपलब्ध है। 2019 के पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है साथियों। इसकी अंतिम तिथि 23 फरवरी 2021 है। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों अगली जानकारी है कि हमारे जो साथियों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं, ये 19 दिसंबर को आभासी माध्यम से कर्नाटक में 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी इन्होंने किया। इसकी जानकारी आप लोग ये जानकारी नोट कर लिए होंगे। अगली जानकारी है साथियों, अगली जानकारी अगर हम दें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी श्री नितिन गडकरी ने साथियों 19 दिसंबर 2020 को 19 दिसंबर 2020 को आभासी माध्यम से साथियों कर्नाटक में 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं कर्नाटक में साथियों 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। साथियों श्री नितिन गडकरी ने 19 दिसंबर 2020 को आभासी माध्यम से कर्नाटक में 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने का काम किया। साथियों इन परियोजनाओं में 10,904 करोड़ रुपए की लागत वाली 1197 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं। इस परियोजनाओं के अंतर्गत अगर बात करें साथियों, इस परियोजनाओं में 10,904 करोड़ रुपए की लागत से 10,904 करोड़ रुपए की लागत से 1197 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं। लंबी सड़कें क्या हैं, शामिल है। ये जो साथियों 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं साथियों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस परियोजना में साथियों 10,904 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। कितनी? 10,904 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और यह साथियों 1197 किलोमीटर लंबी सड़कें इसके अंतर्गत शामिल हैं। कितने? 1197 किलोमीटर लंबी सड़कें इसके अंतर्गत शामिल हैं साथियों। इस कार्यक्रम की अगर अध्यक्षता की बात करें साथियों
तो मुख्यमंत्री श्री YS येदियुरप्पा ने और इसके पूर्व प्रधानमंत्री, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्रियों श्री प्रहलाद जोशी, श्री सदानंद गौड़, जनरल डॉक्टर VK सिंह, राज्य सरकार के कई मंत्री इस दौरान उपस्थित रहे। साथियों, इस अवसर पर बोलते हुए गडकरी ने बताया कि कर्नाटक गुजरने वाली राजमार्गों की लंबाई 900 किलोमीटर से अधिक और बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक साथियों, कितनी? 900 किलोमीटर की और बढ़ोतरी की जाएगी इसके अंतर्गत। ठीक साथियों, ये क्या थी? ये इन्फॉर्मेशन थी कहाँ के लिए? कर्नाटक के लिए। ठीक साथियों, कर्नाटक के लिए ये क्या थी? इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी है कि नीति आयोग ने साथियों विजन 2035, जिसका भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी लक्ष्य है, जारी किया। नीति आयोग ने, अगली नई जानकारी है, नीति आयोग ने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी, भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी, नीति आयोग ने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी जारी किया। इसके अंतर्गत और डिटेल की अगर बात करें साथियों, नीति आयोग ने क्या जारी किया साथियों? भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए विजन 2035 को जारी किया। भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए विजन 2035 को जारी करने का काम किया है। ठीक साथियों, विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे कार्य जारी रहेंगे। इस विजन का साथियों मुख्य हिस्सा केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासन की परस्पर निर्भर संघीय व्यवस्था है। इस विजन के अंतर्गत साथियों केंद्र और राज्य सरकार के बीच साथियों प्रशासन की परस्पर निर्भर संघीय व्यवस्था शामिल है। इस श्वेत पत्र का विजन साथियों भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक क्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ा हुआ है। ठीक साथियों, नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली ग्राहक फीडबैक तंत्र तैयार कर व्यक्ति की निजता और गोपनीयता को सुनिश्चित करना है। भारत का लक्ष्य ऐसी जन स्वास्थ्य आपदा जिन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा होती है के प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है। जन स्वास्थ्य निगरानी वह महत्वपूर्ण कार्य है जो साथियों प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर देखभाल मुहैया कराता है। श्वेत पत्र साथियों बात करें तो आयुष्मान भारत के त्रिस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए 2035 के भारत में दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है। ठीक साथियों नीति आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं तो नीति आयोग के अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। कौन है साथियों? अमिताभ कांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथियों अमिताभ कांत इसके क्या हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और अगर बात करें साथियों नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है साथियों? भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री अर्थात PM नरेंद्र मोदी इस समय है। PM नरेंद्र मोदी नीति आयोग के क्या हैं साथियों? अध्यक्ष हैं। ठीक साथियों, ये नीति आयोग से संबंधित जानकारी थी।
अगली नई जानकारी की बात करें साथियों, तो ओला ने साथियों तमिलनाडु में क्या स्थापित करेगा? दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। ओला जो है साथियों, ओला जो टैक्सी है, ये साथियों सबसे बड़ा अपना कारखाना स्थापित करेगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगली नई जानकारी है अगली नई जानकारी है साथियों कि ओला तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। ओला जो है साथियों, यह अपना दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कहाँ? तमिलनाडु में स्थापित करेगा। साथियों सॉफ्टबैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, यह साथियों सॉफ्टबैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है साथियों। ओला की अगर बात करें तो यह साथियों सॉफ्टबैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है साथियों। मोबिलिटी एक प्लेटफॉर्म है। ओला जो है साथियों ये क्या है? सॉफ्टबैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है साथियों। और ओला ने तमिलनाडु में 2400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, अर्थात MOU साइन किया है। कितने करोड़ का साथियों? 2400 करोड़ रुपए तमिलनाडु में करेगा। 2400 करोड़ रुपए के निवेश से साथियों, करोड़ के निवेश से 2400 करोड़ रुपए के निवेश से साथियों यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में साथियों ओला स्थापित करेगा। यह साथियों समझौता तमिलनाडु सरकार के साथ MOU साइन के तहत किया गया। साथियों एक इसके पूरा हो जाने पर तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माता फैक्ट्री होगी। शुरुआत में कारखाने की वार्षिक विनिर्माण क्षमता 2 मिलियन यूनिट की जाएगी। शुरुआत में साथियों इसके निर्माण की जो क्षमता होगी कितना होगी? 2 मिलियन यूनिट की जाएगी। और अगर बात करें तो यह कारखाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और भारत को 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक विनिर्माण केंद्र भी बना देगा। साथियों यह नया कारखाना इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगा, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देगा, रोजगार पैदा करने के साथ साथ देश में तकनीकी विशेषज्ञता में सुधार भी करेगा इसके अंतर्गत। अब साथियों अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु राज्य की अगर राजधानी की बात करें साथियों, किसके? तमिलनाडु की अगर बात करें साथियों हम लोग तमिलनाडु की साथियों राजधानी की बात करें तो चेन्नई इसकी राजधानी है। और अगर बात करें साथियों तो यहाँ के मुख्यमंत्री AK पलानीस्वामी साथियों, यहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री साथियों AK पलानीस्वामी साथियों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और अगर साथियों राज्यपाल की बात करें, तमिलनाडु राज्य के साथियों राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित, राज्यपाल अर्थात गवर्नर। राज्यपाल साथियों तमिलनाडु के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जी तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। और यहाँ के साथियों तमिलनाडु राज्य के सबसे फेमस नृत्य की बात करें तो यहाँ का सबसे फेमस नृत्य क्या है? भरतनाट्यम यहाँ का सबसे बड़ा नृत्य है साथियों, सबसे फेमस भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्या है साथियों?
नृत्य है, सबसे फेमस और प्रसिद्ध नृत्य है। तमिलनाडु राज्य के बारे में हम लोगों ने बात किया साथियों कि ओला जो है यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा, जिसकी लागत साथियों 2400 करोड़ रुपए आएगी और इसके लिए साथियों तमिलनाडु सरकार से MOU साइन किया गया है। तमिलनाडु राज्य की अगर राजधानी की बात करें तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो AK पलानीस्वामी साथियों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु के साथियों राज्यपाल की अर्थात गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर तमिलनाडु राज्य के साथियों नृत्य की बात करें तो यहाँ का नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का क्या है साथियों, नृत्य है। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि ओडिशा साथियों वर्ष 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगली नई जानकारी की बात करें साथियों वर्ष 2025 के FIH मेंस हॉकी फेडरेशन FIH का फुल फॉर्म बात करें साथियों तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ष 2025 के इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी विश्व कप मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा साथियों, ओडिशा करेगा। वर्ष 2025 के इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा साथियों, ओडिशा करेगा। कौन सा 2025 का जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है साथियों। ठीक साथियों, फेडरेशन पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार ओडिशा करेगा। यह साथियों अगर बात करें तो ओडिशा यह लगातार दूसरी बार करेगा, लगातार दूसरी बार साथियों इसकी मेजबानी करेगा। कौन सी दूसरी बार मेजबानी करेगा, यह लगातार साथियों दूसरी बार मेजबानी करेगा। और अगर बात करें साथियों तो यह टूर्नामेंट 2 स्थानों पे भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। ये जो साथियों हॉकी विश्व कप है, ये हॉकी विश्व कप साथियों 2 स्थानों पे कहाँ भुवनेश्वर में 2 स्थानों पे 2 स्थानों कहाँ भुवनेश्वर में और साथियों राउरकेला में 2 जगह इसका आयोजन किया जाएगा साथियों। और अगर बात करें साथियों तो साल 2018 का पुरुषों का हॉकी विश्व कप भी ओडिशा द्वारा आयोजित किया गया था। 2018 में साथियों पुरुषों द्वारा जो हॉकी विश्व कप आयोजित किया गया था वह भी साथियों कहाँ, ओडिशा में ही आयोजित किया गया था। वर्ष 2023 टूर्नामेंट पुरुषों का जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। 2023 में ये जो आयोजित किया जाएगा साथियों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन साथियों, जो यह 2023 में आयोजित किया जाएगा, 2023 में जो आयोजित किया जाएगा साथियों, यह हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। 2015 में हॉकी विश्व कप का यह 15वां संस्करण होगा।
कौन सा 15वां संस्करण यह होगा। ठीक साथियों, कौन सा 15वां संस्करण यह होगा साथियों, जो 2023 में आयोजित किया जाएगा। यह भुवनेश्वर के साथियों कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। भुवनेश्वर के साथियों कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। और अगर राउरकेला में बात करें साथियों तो राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में साथियों, राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में यह आयोजित किया जाएगा। 2 स्थानों पर जो मैंने बताया कि हॉकी विश्व कप आयोजित किया जाएगा, तो राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। और साथियों एक जो होगा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक साथियों, अब साथियों हम लोग उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो उड़ीसा के बारे में कुछ हम लोग अगर जानकारी प्राप्त कर लें तो कोई गुनाह नहीं होगा। उड़ीसा के बारे में अगर हम लोग बात करें साथियों, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। चूँकि उड़ीसा के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उड़ीसा के साथियों मुख्यमंत्री की बात करें अगर, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा के साथियों अगर राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। और साथियों यहाँ के राज्यपाल बात करें तो गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। उड़ीसा के साथियों अगर राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और साथियों उड़ीसा के अगर हवाई अड्डे की बात करें, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, राउरकेला हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा और सावित्री जिंदल हवाई अड्डा, ये सभी उड़ीसा के क्या हैं साथियों? हवाई अड्डे हैं। उड़ीसा के ये सभी क्या हैं साथियों? हवाई अड्डे हैं। अगली जानकारी की बात करें साथियों, GRSE कोलकाता ने प्रोजेक्ट 17A के पहले जहाज हिमगिरी को लॉन्च किया। अगली जानकारी की बात करें अगर साथियों, तो क्या लॉन्च किया गया? अगली जानकारी है GRAI कोलकाता ने GRAI कोलकाता ने प्रोजेक्ट 17A के पहले प्रोजेक्ट 17A के पहले जहाज हिमगिरी को लॉन्च किया। क्या किया साथियों? जहाज हिमगिरी को लॉन्च किया। GRAI कोलकाता प्रोजेक्ट 17A के पहले जहाज साथियों हिमगिरी 17A का साथियों जो इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है 17A का पहला जहाज साथियों हिमगिरी को लॉन्च किया गया। साथियों कोलकाता के गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया। ये साथियों जहाज अगर GRSI के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा कोलकाता का एक गार्डन है साथियों जिसका नाम क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स
गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड साथियों गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यह साथियों कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? यह कोलकाता में स्थित है। इसी के द्वारा यह जहाज हिमगिरी बनाया गया। जहाज हिमगिरी साथियों किसके द्वारा? कोलकाता में स्थित जो कंपनी है साथियों गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इसी के द्वारा जहाज हिमगिरी को बनाया गया। प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले हिमगिरी का जलावतरण भी किया गया। हिमगिरी का लॉन्च साथियों भारतीय नौसेना के लिए P-17A के 3 अत्याधुनिक युद्धपोतों के निर्माण के प्रति गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह साथियों जो लॉन्च किया गया जहाज हिमगिरी, यह साथियों भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया। किसे? भारतीय नौसेना के लिए। भारतीय नौसेना के लिए साथियों इसे क्या किया गया? लॉन्च किया गया। P-17A के तृतीय, यह साथियों P-17A का तृतीय है। क्या है? P-17A का तृतीय अत्याधुनिक युद्धपोत है साथियों के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रोजेक्ट 17A कार्यक्रम के तहत कुल 7 जहाज़ों का निर्माण किया जाना है। यह साथियों जो प्रोजेक्ट 17A है, इस प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत कुल 7 जहाज़ों का निर्माण किया जाना है। कुल 7 जहाज़ों का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक साथियों, जिसमें साथियों 4 मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और GRAE के 3 जहाज अत्याधुनिक स्टील्थ सुविधाओं, उन्नत स्वदेशी हथियार और सेंसर के साथ साथ कई अन्य सुधारों के साथ बनाए जा रहे हैं। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें साथियों, यह 7 जो है साथियों जो जहाज़ बनाए जाएंगे, इसमें और बात कर लें, यह 7 जहाज़ जो बनाए जाएंगे साथियों, इसमें 4 जो है 4 जहाज़ मझगांव, 4 जहाज़ साथियों मझगांव, 4 जहाज़ साथियों मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे हम साथियों क्या कह सकेंगे? MDL। क्या कहेंगे? MDL भी कहेंगे। और 3 जहाज़ साथियों इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। GRAI के अंतर्गत 3 जहाज़ बनाए जाएंगे और 4 जहाज़ मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स के अंतर्गत बनाए जाएंगे। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो अगली जानकारी है क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP संकुचन दर को कम कर दिया है। अगली नई जानकारी है क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है साथियों। GDP का मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, GDP संकुचन दर को कम कर दिया। संकुचन दर को कितना? -7.7% सॉरी कम कर दिया। कितना? 7.7 दर को कम कर दिया। कितना कर दिया साथियों? 7.7% कर दिया।
साथियों क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट दिया। क्रिसिल चालू वित्त वर्ष में साथियों भारत की जीडीपी संकुचन दर को कम कर दिया। कितना कर दिया? 7.7। रेटिंग एजेंसी साथियों, यह एक क्रिसिल की बात करें तो यह एक रेटिंग एजेंसी है साथियों। क्या है? रेटिंग एजेंसी है। इस एजेंसी ने साथियों, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत के जीडीपी की संकुचन दर को कम कर दिया है। और अब क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष 2020-21, यह जो साथियों जो चालू वर्ष वित्त वर्ष है यह कौन सा? 2020-21 का 2020-21 का चालू वित्त वर्ष की इन्होंने बताया के लिए सितंबर 2020 में जारी अपने पूर्वानुमान 9% को दूसरी तिमाही में हुई उम्मीद से अधिक रिकवरी होने के चलते संशोधित कर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7.7% नेगेटिव रहने की उम्मीद जताई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना साथियों? 7.7% की जानकारी इन्होंने दिया है। साथियों साथ ही क्रिसिल वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से उभर कर 10% तक के ग्रोथ की संभावना बताई है। क्रिसिल ने यह बताया साथियों कि चालू वित्त वर्ष जो 2020-21 है इसमें इसकी जीडीपी साथियों कितना है? 7.7 होने की बात बताई है। और इसी में क्रिसिल ने ही अनुमान लगाया साथियों कि भारत की जीडीपी जो 2021-22 की होगी साथियों वह कितना उछल कर 10% होने की बात इन्होंने कहा है। अब ये तो 2020-21 में देखा जाएगा, अभी क्या कहा जा सकता है। अगली नई जानकारी है साथियों कि देहरादून ने साथियों 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। अगली नई जानकारी है कि देहरादून ने साथियों 9वें सतत पर्वत विकास देहरादून ने 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। साथियों देहरादून ने 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का क्या किया साथियों? आयोजन किया। क्या किया साथियों? आयोजन किया। और यह साथियों उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक साथियों, कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया जाएगा साथियों। और ये जो 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा साथियों, यह इस सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का यह 9वां संस्करण होगा। कौन सा? यह 9वां संस्करण होगा साथियों। कौन सा? 9वां संस्करण यह होगा साथियों। 4 दिनों तक यह शिखर सम्मेलन चलेगा। कितने दिनों तक यह शिखर सम्मेलन? 4 दिनों तक चलेगा। 4 दिनों तक यह शिखर सम्मेलन क्या करेगा? चलेगा। और साथियों बात करें तो इस सम्मेलन का आयोजन इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा किया जाएगा। इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव, इसका आयोजन साथियों किसके द्वारा किया जाएगा? यह जो 9वां सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है साथियों, किया जा रहा है, इसका आयोजन इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव अर्थात इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ? देहरादून में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर इसके साथियों इसके अगर सब्जेक्ट की बात करें साथियों तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? इसका सब्जेक्ट होगा इसके साथियों अगर सब्जेक्ट की बात करें जो यह आयोजन किया जा रहा है कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में, इसके अगर सब्जेक्ट की बात करें इसका साथियों विषय होगा सब्जेक्ट
अर्थात विषय, इसका विषय क्या होगा साथियों? विषय होगा इमर्जिंग पाथवे फॉर बिल्डिंग a resilient साथियों, और क्या होगा? पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी एडॉप्टेशन इनोवेशन एंड एसिलेशन एसिलेशन साथियों, इसका साथियों जो आयोजन किया गया, कौन सा? ये जो 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया साथियों, जो कि यह 9वां संस्करण था। 4 दिनों तक इसका आयोजन चला साथियों। इसका आयोजन इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा इसका आयोजन किया गया साथियों। अगर इसके मुख्य विषय की बात करें तो इसका मुख्य सब्जेक्ट था साथियों इमर्जिंग पाथवे फॉर बिल्डिंग अ रिसाइलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी एडॉप्टेशन इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। इसका मुख्य विषय है। क्या विषय है? इमर्जिंग पाथवे फॉर बिल्डिंग अ रिसाइलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी एडॉप्टेशन इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। इसका मुख्य सब्जेक्ट था। ठीक साथियों, इसका क्या था? मुख्य सब्जेक्ट था। ठीक साथियों। अगली जानकारी की बात करें साथियों कि म्यांमार के पालसिन ट्वा ने गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीतने का काम किया। अगली जानकारी है म्यांमार के पालसिन ट्वा ने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता। क्या जीता? म्यांमार के पालसिन ट्वा ने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीतने का काम किया। ठीक साथियों। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पालसिन ट्वा को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। कौन सम्मानित किया साथियों? इंटरनेशनल यूनियन फॉर। यह पुरस्कार किसने साथियों दिया? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
साथियों यह गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जिसने दिया वो कौन दिया साथियों? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने साथियों यह पुरस्कार दिया। यह एशिया का एक क्षेत्रीय कार्यालय है साथियों, जिससे गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित कौन हुआ? पॉल सी टॉने सम्मानित हुआ। यह पुरस्कार साथियों उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में करेन लोगों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया। पाल 2001 में स्थापित करेन एनवायरनमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क के संस्थापक हैं। ये साथियों जो पाल सीनट्वा जी हैं, यह साथियों करेन एनवायरनमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क के क्या है साथियों? इसके संस्थापक है पाल सीनट्वा। साथियों इसके शार्ट की बात करें तो इसका शार्ट नेम क्या है? किसान, KESAN इसका क्या है साथियों? शार्ट नेम है। किसान का साथियों किसान में पाल की उनकी टीम ने म्यांमार में और थाईलैंड में सीमा पर साल्वेन पीस पार्क की स्थापना में करेन स्वदेशी समुदायों का सहयोग किया। द पीस पार्क एशिया के जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में से एक में संरक्षण के लिए एक अद्वितीय समुदाय आधारित दृष्टिकोण को भी दर्शाने का काम करता है। साल्वेन बेसिन सागौन जंगलों के विशाल खंडों का घर है, जहां बाघ, सूरज, भालू, घिरे तेंदुए इसके अंतर्गत रहने का काम करते हैं। ठीक साथियों, अब अगर हम बात करें साथियों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके साथियों अगर महानिदेशक की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है साथियों, इसके अगर महानिदेशक की बात करें, साथियों तो डॉक्टर ब्रूनो ओवेरले इसके महानिदेशक हैं। डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले इसके साथियों क्या है? महानिदेशक हैं। अब इसका मुख्यालय बात करें साथियों तो स्विट्जरलैंड के ग्रंथी में इसका मुख्यालय है। हेडक्वार्टर की बात करें साथियों तो ग्रंथी स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? इसका मुख्यालय है साथियों। और इसके साथियों क्या बात करें, इसके फाउंडर जूलियन हक्सले इसके फाउंडर हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अगर फाउंडर की बात करें साथियों अर्थात निदेशक की बात करें तो इसके साथियों निदेशक जूलियन हक्सले इसके क्या हैं? निदेशक हैं। और इसकी स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई। किसकी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को किया गया। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है अमित त्रिपाठी द्वारा धर्म नामक बुक को लिखा गया। अमित त्रिपाठी के द्वारा साथियों अगली नई जानकारी है, बहुत फास्ट 1-2 इन्फॉर्मेशन और है। अमित साथियों त्रिपाठी के द्वारा धर्म नामक पुस्तक लिखा गया। अमित त्रिपाठी के द्वारा साथियों धर्म नामक पुस्तक लिखा गया। लेखक साथियों अमित त्रिपाठी हैं। जी पुस्तक क्या है? धर्म, डिकोडिंग द
ए पीस ऑफ अ मीनिंगफुल। इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है साथियों? धर्म है धर्म। और साथियों डिकोडिंग द एपीस EPICS decoding the EPs for a meaningful इसका क्या है? इस पुस्तक का साथियों नाम है मीनिंगफुल लाइफ। साथियों मीनिंगफुल लाइफ, इस पुस्तक का नाम क्या है साथियों? धर्म डिकोडिंग द एपीस फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। साथियों टाइटल दूसरी नॉन फिक्शन बुक तैयार की गई है। यह इनकी दूसरी साथियों नॉन फिक्शन बुक है। यह पुस्तक साथियों प्राचीन हिंदू महाकाव्यों से व्यावहारिक दार्शनिक सबक प्रदान करती है। इस पुस्तक के माध्यम से साथियों हिंदू महाकाव्य के क्या साथियों व्यवहार और दार्शनिक सबक प्रदान किया गया है। यह उनकी बहन साथियों भावना राय द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। यह साथियों इस पुस्तक को अमित त्रिपाठी और इनकी बहन साथियों अमित त्रिपाठी की बहन जिनका क्या नाम है? भावना राय। क्या नाम है? भावना राय के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है यह पुस्तक साथियों। और अगर बात करें साथियों तो इसे वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक को साथियों ये जो पुस्तक है इस पुस्तक को वेस्टलैंड के द्वारा प्रकाशित किए जाने का काम किया गया है। उनकी आखिरी नॉन फिक्शन किताब साथियों इमॉर्टल इंडिया 2017 जारी की गई थी। इनकी एक और पुस्तक साथियों जारी की गई थी जिस पुस्तक का क्या नाम है? इमॉर्टल। इनकी एक और पुस्तक, एक आखिरी पुस्तक इमॉर्टल इंडिया 2017 इमॉर्टल इंडिया 2017 एक आखिरी पुस्तक जारी की गई थी साथियों। एक आखिरी पुस्तक ये इनके साथियों अमित त्रिपाठी ने धर्म नामक एक पुस्तक लिखा है जिसका पूरा नाम क्या है साथियों? धर्म डिकोडिंग द एपीस फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। यह पुस्तक साथियों अमित त्रिपाठी और इनकी बहन भावना राय, किसके? अमित त्रिपाठी और इन्हीं की बहन भावना राय के संयुक्त रूप से लिखी गई। यह पुस्तक साथियों वेस्टलैंड के द्वारा प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? वेस्टलैंड के द्वारा धर्म नामक पुस्तक को प्रकाशित किया गया। इनकी आखिरी एक और पुस्तक थी साथियों इमॉर्टल इंडिया 2017। इमॉर्टल इंडिया 2017 इनकी एक और पुस्तक थी जिसे जारी किया गया साथियों। ये एक इन्फॉर्मेशन और है साथियों, अंतिम जानकारी, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। एक इन्फॉर्मेशन और है, हिंदू केसरी विजेता पहलवान श्रीपति हिंद केसरी विजेता, एक और नई जानकारी है साथियों, हिंद केसरी विजेता पहलवान श्रीपति खानच नेले का निधन हो गया। साथियों हिंद केसरी के विजेता हैं जिनका नाम
है क्या साथियों, श्रीपति खानच नेले। यह एक क्या है साथियों, यह एक पहलवान थे जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। साथियों वर्ष 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब जीतने वाले प्रसिद्ध भारतीय श्रीपति खानच नेले का निधन हुआ। यह खिताब साथियों इन्हें कब प्राप्त हुआ था, हिंद केसरी 1959 में। कब प्राप्त हुआ था, 1959 में साथियों इन्हें यह हिंद केसरी खिताब प्राप्त हुआ था। किसे, श्रीपति खानच नेले को, जो कि एक पहलवान है साथियों। साल 1959 में खानच नेले ने दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम में पहलवान रुस्तम ए पंजाब बटा सिंह को हराकर हिंद केसरी खिताब जीता था। यह साथियों जो पुरस्कार इन्होंने जीता, यह पुरस्कार इन्हें किसे हराकर प्राप्त हुआ साथियों, दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेशन में, दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम में, दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम में साथियों पहलवान रुस्तम ए पंजाब बटा सिंह को साथियों इन्होंने हराकर, कौन, श्रीपति खानच नेले ने 1959 में हराकर हिंद केसरी खिताब को इन्होंने जीतने का काम किया। साथियों प्रतिष्ठित हिंद खिताब भारतीय कुश्ती का दुनिया में सर्वोच्च सम्मान है। यह साथियों जो हिंद केसरी पुरस्कार है भारतीय कुश्ती का सर्वोच्चतम पुरस्कार माना जाता है। भारतीय कुश्ती का सर्वोच्च पुरस्कार है साथियों। कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा, किसका, भारतीय कुश्ती का हिंद केसरी जो है साथियों यह सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय कुश्ती का साथियों सर्वोच्च पुरस्कार है। और यह साथियों महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला शिव छत्रपति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। इन्हें साथियों महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिव छत्रपति पुरस्कार भी प्राप्त है। क्या, शिव छत्रपति पुरस्कार। शिव छत्रपति पुरस्कार भी इनको, श्रीपति खानच नेले को यह पुरस्कार प्राप्त है। एक और साथियों इन्फॉर्मेशन है जो कि नई इन्फॉर्मेशन है और यह अंतिम इन्फॉर्मेशन है। क्या है साथियों कि एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हो गया। एस्वातिनी के प्रधानमंत्री, एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हो गया। एस्वातिनी के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है साथियों एम्ब्रोस डलामिनी, इनका क्या हुआ, निधन हो गया। साथियों दक्षिण अफ्रीका के यह जो एस्वातिनी है साथियों यह दक्षिण अफ्रीकाई यह एक देश है। कौन सा, दक्षिण अफ्रीकाई एक देश है साथियों। उस देश के एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इनका निधन हुआ। इनका निधन साथियों कोविड-19 एपिडेमिक के कारण हुआ। किसके, कोविड-19 एपिडेमिक के कारण इनका निधन बताया जा रहा है। साथियों इन्हें अक्टूबर 2018 में देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। एस्वातिनी के प्रधानमंत्री जिनका नाम एम्ब्रोस डलामिनी है, इन्हें 2018 कब, अक्टूबर 2018 में एस्वातिनी के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 10वें प्रधानमंत्री के रूप में, कौन से, 10वें प्रधानमंत्री के रूप में साथियों इन्हें नियुक्त किया गया था। एस्वातिनी की साथियों अगर हम राजधानी बात कर रहे हैं तो एस्वातिनी की अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी साथियों मेवाबेन यहाँ की राजधानी है।
मेवा बेन, और एक राजधानी और है साथियों लोबम्बा। लोबम्बा यहाँ की एक और राजधानी है। और एस्वातिनी की साथियों अगर मुद्रा की बात करें तो स्वाजी लिलंगेनी। एस्वातिनी की मुद्रा की बात करें साथियों तो स्वाजी लिलंगेनी। यहाँ की क्या है, एस्वातिनी की मुद्रा है। और राजधानी मेवाबेन लोबम्बा। मेवाबेन लोबम्बा यहाँ की क्या है साथियों, राजधानी है एस्वातिनी की। ठीक साथियों, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ करते हैं साथियों, जो कि हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर को करने का काम करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ करते हैं। ठीक साथियों, तो साथियों क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दिया करिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए साथियों, और साथ ही साथ क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंचकर उनके भी करियर में अपनी भूमिका निभाए। साथ ही साथ साथियों अगर आपका कोई डाउट रहा करे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़े और वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।